नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय महाराष्ट्र में संकट नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। सूरत, मुंबई और दिल्ली में इससे जुड़ी हलचल तेज हो चुकी है। बहरहाल हम आपको सूबे की तकदीर से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली गुजरात के सूरत के एक होटल की है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ इस होटल में शिवसेना के 29 बागी विधायक मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की है, जिन्होंने मुंबई में शिवसेना के सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक अभी चल रही है। और ये तीसरी तस्वीर दिल्ली में शरद पवार के आवास की, एनसीपी के लीडर शरद पवार, जहां एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पार्टी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार शाम को दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होंगे। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार खतरे में नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बड़ा हो सकता है, उलटफेर होने की आशंका जताई जा रही है। इधर एकनाथ शिंदे को भी मनाने की कवायद तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के 2 करीबी नेता मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। नाम दो। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हमारे साथ होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह हमारे साथ हैं। सलमान हाशमी शिवसेना के नेता हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला गुजरात से मौजूद है, जहां से पूरा का पूरा राजनीतिक संकट को नियंत्रित किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। मेहुल, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आपका राजनीतिक अनुभव इतना है और ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आपने बहुत लंबी देखी है, 95-96 के शंकर सिंह वाघेला से 2022 तक। जब एमएलए रिजॉर्ट में पहुंचते हैं तो क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है? बिल्कुल, शंकर सिंह वाघेला वाला खजुराहो कांड फिर से दोहराया जा रहा है। अब आज के दिन मौका है महाराष्ट्र का। इससे पहले मध्य प्रदेश में ये हो चुका है। इससे पहले राजस्थान में भी गुजरात के विधायकों को ले जाया गया था विधानसभा चुनाव। कुल मिलाकर अब ये जो गुजरात से उनकी आर्मी है, करीब करीब एक राज्य को पकड़ते हुए वहां भी पकड़ रही है। अब की बार महाराष्ट्र की बारी है। कहा यह भी जा रहा है, अभी तक जो ताजा जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि गुजरात कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। दी गई है कि आप दिल्ली पहुंचे। अब आज शाम को पहुंच रहे हैं या कल सुबह पहुंच रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर गुजरात कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में तलब किया गया है। अब बात करें हम महाराष्ट्र की राजनीति की, तो 29 विधायक जो हैं, एक एनसीपी का विधायक भी शामिल है जो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के होटल में रुके हुए हैं। कल शाम में गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से भेंट हुई थी एकनाथ शिंदे की। सीआर पाटिल सारे विधायकों को वहां होटल पर मिले थे। उसके पश्चात जिस तरह से गतिविधियां चल रही है राजनीति, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, दिल्ली और महाराष्ट्र की निगाहें गुजरात पर है, गुजरात की निगाहें दिल्ली पर है, और गुजरात की एक निगाह है, मतलब गुजरात होटल में रुके विधायकों की एक निगाह है गांधीनगर में है, जहां सीआर पाटिल है, और दूसरी ओर जो पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस है उसके ऊपर निगाहें टिकी हुई है। कहा यह जा रहा है कि मेहुल, आपके पास लौटता हूं मैं। शरद पवार साहब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली पर नजर है। एक बार सुन लेते हैं कि शरद पवार साहब क्या कह रहे हैं, एनसीपी के लीडर हैं। मेरे पास खाली 6 एमएलए थे, 6 और 6 एमएलए के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश प्रभारी को राज्यसभा को चुनकर लाया था। 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं, इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है।
that you have a clear majority, that Aghadi government has a clear majority, and what are the numbers like? एनसीपी और कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले, ऐसी भी शर्तें रखी हैं। सुनने में आ रहा है कि जो सूरत गए विधायक, उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई नहीं। उद्धव ठाकरेंशी तुमचं काही बोलणं झालं का? या सगळ्या घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरेंशी बोलणं झालं का? नहीं, एवढं झालं कि उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने, अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं। इस बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। जी, ये थे शरद पवार, एनसीपी के लीडर, जो महाराष्ट्र की और जो राष्ट्रपति चुनाव है उस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का सियासी समीकरण क्या है। इस पर चर्चा करें उससे पहले आपको ये समझा दें कि महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या है। आपको ये बताते हैं कि कितने विधायकों का साथ छोड़ने पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिर सकती है या उस पर संकट बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव पर जब चर्चा करेंगे तो उसी समय ये लग गया था कि महाविकास की जो आघाड़ी सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई थी, 12 विधायकों का बताया जा रहा है कि उसमें क्रॉस वोट किया था उन्होंने। ये आप देख सकते हैं आघाड़ी के गठबंधन जो है उसमें शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, उसमें से 29 विधायकों की चर्चा हो रही है कि वो जा सकते हैं, और बीजेपी के पास 113 प्लस विधायक है, जो आपकी वहाँ पर 144 से विधायक कम से कम चाहिए, 145 विधायक चाहिए बनाने के। अब आपको बागी शिवसेना विधायकों के नाम से चर्चा कराते हैं कि क्या बागी विधायक हैं जो इस समय सरकार छोड़कर संकट कर रहे हैं उद्धव सरकार के लिए। उसमें सबसे बड़ा नाम है एकनाथ शिंदे। हमारे साथ रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं और प्रेम शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप मुझे समझाइए कि महाराष्ट्र का असली संकट क्या है। प्रेम शंकर जी। जी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि देखिए महाराष्ट्र सरकार को पहले दिन से ही डीस्टेबल करने की कोशिश हुई। हमें याद है कि देर रात राष्ट्रपति जी को कष्ट दिया गया, राज्यपाल जी को कष्ट दिया गया, एक सरकार बनाने की कोशिश हुई। उसके बाद से लगातार ऐसी कोशिशें होती रही हैं और ये महाआघाड़ी के लिए थोड़ा पॉजिटिव बात ये रहा है कि हर संकट को उसने निपटा है। लेकिन इस बार का संकट थोड़ा बड़ा लगता है। कारण हमें जो दिख रहा है, हालांकि संख्या बल में वो स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि सरकार गिर रही है। सरकार गिराने के लिए कम से कम 25 विधायक से ज़्यादा चाहिए, तो अगर वो होता है, मगर मैं इस बात को इससे जोड़ता हूं कि ये क्यों, इसकी टाइमिंग अभी क्यों है जी। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि जो अग्निपथ योजना का जो आक्रोश पूरे देश में है जी, उससे इसका सीधा संबंध है। राहुल गांधी जी का ईडी से जो पूछताछ वाला प्रकरण चल रहा है, उसके बावजूद नौजवान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, अपने फोकस है अग्निपथ योजना का विरोध करने में। इसको मैं राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखता हूं कि राष्ट्रपति जो कि अभी राष्ट्रपति चुनाव है, और यही वो राष्ट्रपति, मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र का जो संकट शुरू हुआ था उसी दिन से जब ये सरकार बननी शुरू हुई, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और नई सरकार बननी शुरू हुई, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रात में भी जगाए जा सकते हैं। तो अगला राष्ट्रपति कैसे आसानी से हो, वो महाराष्ट्र में अगर तस्वीरें बदलती हैं तो जो थोड़ी बहुत वोटों की कमी है वो भी पूरी हो सकती है, उससे भी इसका संबंध है। लेकिन सबसे बड़ा संबंध है अग्निपथ योजना। इसके लिए जो आक्रोश है उसको उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये महाराष्ट्र का प्लान रचा गया है जी। प्रेम कुमार जी ने बड़े साफ तरीके से बताया कि किस तरह से सरकार कर रही है, क्या अग्निपथ को लेकर बात हुई। लेकिन पहले हो रहा था कि जब अग्निपथ का इंट्रोडक्शन हुआ तो कहा गया कि वो नुपुर शर्मा के कांड को पर्दा डालने के लिए किया गया। अब सरकारें तो कुछ तो फैसला करेंगी। इस पर ऋषभ जी से जानकारी लेंगे। पहले रत्नाकर जी, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हो गया आपके, कहीं बची कुछ सरकारें बची है, वो सरकारें भी नहीं बचने वाली है क्या? अभी पंजाब का झटका आपको लगा है, अब ये महाराष्ट्र में भी जाने वाली है सरकार?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता लोलुप है और सत्ता के बिना वो रह नहीं पाती है। तो उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार को, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि डे वन से ये अस्थिर करने का इनका प्रयास रहा है और ये बहुत बार कोशिशें किया है इन्होंने, चाहे धन बल से, चाहे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से। तो इन्होंने जो केंद्रीय एजेंसियां मुख्यमंत्री के परिवार पे भी ईडी की जांच बिठाई और संजय राउत के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रत्नाकर जी, लगाया। आपका घर कमजोर है तो बीजेपी पर क्या नाराज होना? नहीं, सुनिए, तो हमारा घर कोई कमजोर नहीं है और ये आप समझ जाइए कि इस तरह की कोशिश जो है बार बार नाकाम हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और हमारी सरकार, जो महाविकास आघाड़ी सरकार, एक साथ एकजुट खड़ी है। रही बात ये जो एकनाथ शिंदे जी के प्रकरण की, तो कहीं न कहीं इनका एक अंदरूनी मामला है और जो नाराजगी है वो मुझे लग रहा है जहाँ हद तक की उसको हल कर लिया जाएगा। सरकार को अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है और जहाँ पे 169 विधायक महाविकास आघाड़ी के साथ है, उसमें से जो अगर बागी विधायक को भी निकाल अगर देते हैं तो भी हमारे पास संख्या बल इतना है कि हमारी सरकार स्थिर है। उसमें कहीं पे भी कोई दोहरा नहीं कि हमारी सरकार जो है इस तरह का कहीं से नहीं दिख रहा है कि अस्थिर है और हम एक साथ एकजुट होके खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, रत्नाकर, मेहुल बता रहे थे कि गुजरात के विधायकों को भी तलब किया गया है। महाराष्ट्र की आंधी का असर तो आपके गुजरात के विधायकों तक पहुंच जाता है, तो फिर क्या बात करना ऋषभ जी की पार्टी की? देखिए, हालाकमान कभी भी विधायकों को बुला सकता है, अपनी स्ट्रेटेजी के तहत वो बातचीत करके आगे क्या निर्णय करना है, किस प्रकार चुनाव में लड़ना है। तो ये सारी प्रक्रिया एक प्रक्रिया का जो है ये भाग है विधायकों को बुलाना। तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं दर्शाता है कि हमारी सरकार स्थिर है। हाँ, जरूर नाराजगी है विधायकों की, वो मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और नाराजगी दूर भी हो जाएगी, जहाँ तक मेरा अंदेशा है। जी ऋषभ जी, ये कसक जो है पहले दिन से चल रही है कि महाराष्ट्र में जिस दिन उस सुबह हुआ था, अभी प्रेम कुमार जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुबह सुबह जो आपने किया और फिर वो सरकार बनी, फिर वो सरकार गिरी, तो वो कसक अभी तक बनी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले राष्ट्रपति से अगले राष्ट्रपति आने तक क्या आप फिर से सरकार बना लेंगे? देखिए, आपके डिबेट के दौरान 3-4 पहलू निकल कर आए, मैं उस पर एक एक करके सिलसिलेवार जवाब देना जरूरी समझता हूँ। पहला विषय, आपके चैनल पे भी एक महानुभाव ने कहा कि फ्रॉम फर्स्ट डे बीजेपी टारगेट कर रही है कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति अस्थिर हो जाए जी। और ये जो समीकरण निकल कर आ रहा है ये अग्निपथ के मुद्दे भटकाने का समीकरण है जी। दिक्कत यहाँ पर है कि कभी भी अपनी गलतियों पे आकलन करने के बजाय दूसरों पे आरोप कैसे ढेल दिया जाए, ये विपक्ष का हमेशा चेहरा दिखा है, कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक लोगों का दिखा है। ये अग्निपथ से हटाने का कभी बात करेंगे नुपुर शर्मा से हटाने का। सब दूसरों पे आरोप डालने की जगह खुद के घर में आकलन करें कि कहां आपसे कमियां रह रही है और कहां दिक्कत हो रही है। जो आपके विधायक आप पे विश्वास नहीं दिखा पा रहे, आप बिल्कुल सिमटते चले जा रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, जिस दिन शिवसेना ने AMIM का गठबंधन की बात पे मुहर लगाई थी, जिस दिन उनका समर्थन की बात कही थी, उस दिन से ही जो रियल में शिव सैनिक हैं, जो बाला साहब के विचारों पर चलकर संघर्ष करते आए, उनका मनोबल टूटने का काम वहीं से शुरू हो गया था। और उस दिन से ही आपके मीडिया और अनेक अखबारों के माध्यम से चीजें निकल कर आ रही थी कि शिव सैनिक नाराज है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा से समझौता केवल सत्ता में बने रहने के लिए कौन कर रहा है। ये ऋषभ, एक बात समझाइए, आपने बहुत अच्छा बात की, एक बात समझाइए मुझे। आपने कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, तो अब जो नई सरकार अगर बनेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो विचारधारा वाले, जो आपकी विचारधारा से मिलने वाले बागी विधायक जो है शिवसेना के, उनके साथ बनेगी। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये आप दोनों लोग मिलकर ये हाथ मिला रहे हो कि एनसीपी और कांग्रेस से अलग होने के लिए एक बहाना चाहिए, तो अब बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना ले, पूरी शिवसेना पूरी बीजेपी, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये तो मुझे लगता है इस पे टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी और ये डिसीजन पार्टी हाईकमान का होता है। मैं बीइंग प्रवक्ता इतना जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए मरने वाली पार्टी नहीं, और ये बखूबी हमने देश की जनता के खाली बैठे हुए आप इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं। 1 मिनट का मौका दीजिए ना मुझे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कृपया करके आप अपने समय में बोलिएगा। मेरे कांग्रेस के मित्र से बोलूंगा, अपने समय में आप बेखूबी बोलिएगा, मैं चुपचाप सुनूंगा आपकी बातों जी। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि लंबे समय तक विपक्ष में अगर कोई रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में रही है, लेकिन विपक्ष में रहने के कारण हमने कभी भी अपने देश के न्यायपालिका पे
देश के संवैधानिक संस्थाओं पे, देश के इंटरनल सिक्योरिटी पे, देश के सेनाओं पे, देश के डॉक्टर पे आरोप लगाया, केवल इसलिए नहीं क्योंकि सरकार में हम नहीं है। तो यह विपक्ष का चेहरा देखा गया है। कौन सत्ता में रहने के लिए केवल कभी सैनिक पे आरोप खड़ा करेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे आरोप। अभी प्रेम कुमार जी याद दिला रहे थे, गवर्नर साहब को तड़के तड़के जगाया था आपने, राष्ट्रपति जी को जगाया था, वो क्या था? जी आपकी आवाज नहीं है, फिर से प्रेम कुमार जी अभी बता रहे थे, मुझे याद दिलाया उन्होंने कि वो जो महाराष्ट्र में जब पहली बार सरकार बनी थी और आपने राष्ट्रपति भवन को रात को और गवर्नर साहब को सुबह इतना तड़के जगा दिया था, वो क्या काम था? सर मुझे लगता है कि हमने नहीं जगाया था, संविधान को के तहत वो काम किया गया था और राज्यपाल इस संवैधानिक पोस्ट पर होते हैं, शपथ वही दिलाते हैं। तो मुझे लगता है कोई बंदूक के नोक पे जगाया नहीं गया था, संवैधानिक तरीके से सारी प्रक्रिया हुई थी जो जग जाएगी। जी मेहुल के पास मैं जाऊं, रत्नाकर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इतनी इथिकल बातें कहते हैं। अरे आप जनता के जनादेश का अपमान आपने बार बार किया है। चुनी हुई सरकारों को नोट तंत्र के बल पे आपने वहां पे चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को किसने गिराया? कर्नाटक में चुनी हुई सरकार को किसने गिराया? तो आप जो है आज आप केंद्र में बैठे हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके, और आज देख लीजिए ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, ये सारे जो है गैर शासित जो राज्य है बीजेपी के, उनके नेताओं के ऊपर ये इनकी जांच हो रही है। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का जवाब जांच होती है? ठीक है, अभी आते हैं आपके पास उंगली पे गिन के बता दीजिए बीजेपी नेताओं के ऊपर जांच हो रही है। और अगर देख लीजिए गैर शासित बीजेपी जो प्रदेश है उनके सारे नेताओं के ऊपर आए दिन सीबीआई, ईडी, एनआईए की जांच होती रहती है। तो ये बड़ी बड़ी इथिकल बातें करते हैं और जरा जो भूतकाल में घटनाएं हुई है उसके ऊपर भी जरा गौर करके। रत्नाकर जी ठीक है, बात आपकी बात ठीक है। जिन सरकारों को ऋषभ जी की पार्टी नहीं गिरा पाती वहां आप अपने आप गिरा लेते। पंजाब में तो अपने आप ही कर लिया सारा कुछ खेल। नहीं देखिए वो तो जनता का जनादेश है, कहीं भी अगर जनता के जनादेश से पहले आपने गिरा ली। जनादेश का सम्मान है, अगर हमको जनादेश नहीं करती है मेहुल तो स्वीकार करते हैं। मेहुल कहीं हम नोट तंत्र मेहुल आप मुझे बताइए अभी क्या अपडेट है, पॉलिटिकल अपडेट क्या है? ये सरकार जाएगी, रहेगी, ऋषभ जी की जो पूरी प्लानिंग है पार्टी की वो काम आएगी या रत्नाकर जी बचा सकते हैं इस सरकार को? देखिए सूत्र तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया है, मतलब जिनसे बात हुई उनके साथ परामर्श में उन्होंने साफ कह दिया कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने और मैं डेप्यूटी सीएम। एक बात पर ये सारा जो कयास है वो धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरा एक अपडेट दे दूं कि गुजरात में राजनीति महाराष्ट्र की बीजेपी को लेकर भी थोड़ी हलचल तेज हुई है। 105 के करीब विधायक हैं, उनको सही सलामत रूप से, चूंकि शिवसेना उल्टी चाल चलते महाराष्ट्र बीजेपी के विधायकों के साथ गठजोड़ ना कर ले, उस लिहाज से तकरीबन 105 विधायकों को अहमदाबाद के नजदीक सानंद के एक फार्म हाउस में लिए जाने का जिम्मा भी कुछ गुजरात के बीजेपी नेताओं को गांधीनगर में सौंपा गया है। तो आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ये भी हो सकता है कि अगर महाराष्ट्र में कुछ ऊपर उठापटक आगे बढ़ी तो महाराष्ट्र के बीजेपी के 105 विधायक हैं वो अहमदाबाद के पास सानंद के फार्म हाउस में भी दिख सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर संकट को लेकर। अभी पता नहीं है कि ये संकट है तो कितना गंभीर है, क्या ये सरकार जाएगी, क्या उद्धव सरकार बचा सकते हैं, क्या शिवसेना में टूट हो सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 साल से मन में कसक लगाए हुए है उसको पूरा कर सकती है। इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। प्रेम कुमार जी समझाइए कि ये सरकार जाने वाली है क्या, आईसीयू पर पहुंच गई है? जी विजय जी, मैं एक तुलना करना चाहता हूँ। लगभग बिहार में जो पोजीशन है कि बीजेपी की गठबंधन सरकार जिस तरह से वहाँ आईसीयू में है, उसी हिसाब से आप महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं। और दोनों का अंतर संबंध जो है बीजेपी के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिवसेना जैसी वैचारिक रूप से बीजेपी के सबसे करीब रही पार्टी, उसको बीजेपी ने क्यों अपने गठबंधन से अलग होने दिया, इसी में सबका जवाब छिपा हुआ है। शिवसेना का यही दुख रहा है कि अरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी जीती हुई 5 सीटें जेडीयू को दे देती है और
उसके साथ शिवसेना से गठबंधन करने में बराबरी का भी दर्जा देने में संकोच करती है। मुख्यमंत्री मानने में आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं, मान लेते हैं, कम सीटें रहती हैं फिर भी, लेकिन महाराष्ट्र में आप अपने सबसे वैचारिक रूप से नजदीक रहने वाली पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उसी आधार पर एक एकदम निकटतम पार्टी बीजेपी की वो उनसे दूर हुई, इसके लिए अकेली बीजेपी जिम्मेदार है। और आज देखिए सिचुएशन कैसा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के फेवर में कुछ चीजें होती हुई दिख रही हैं और बिहार में बीजेपी के अगेंस्ट में कुछ होती हुई दिख रही हैं। ठीक है। तो आखिरकार शिवसेना ही तो सही साबित हुई। जी ऋषभ जी, ये महाराष्ट्र में दूसरे के घर पे कब्जा करने से कहीं ये तो नहीं है कि बिहार में अपना घर छूट रहा है, टूट रहा है? तो हम लोकतांत्रिक पार्टी के जिम्मेदार पार्टी है, लोकतांत्रिक देश के, तो कब्जा करना वर्ड मुझे नहीं लगता है कि हमारे पार्टी को कहीं भी शोभा देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के हमारे मित्र जो भी बोल कर गए वो विषय रह गया था उसमें। उन्होंने एक सीधे तौर पे एक विषय रखा कि जनता के जनादेश के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, उसे तोड़ते हैं और आप लोकतंत्र की हत्या करते हैं। शायद ये भूल गए हैं अपने पार्टी के इतिहास को, या ये स्टडी करके नहीं आए हैं आज डिबेट में। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इमरजेंसी जैसे हालात केवल सत्ता में इंदिरा गांधी जी कैसे बनी रहे, पूरे देश को आपातकाल की स्थिति में डाल दिया था, पूरा जेल भर दिया गया था केवल सत्ता वोट के लिए, वो देश खुला नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने उनसे बहुत सीखा है? ऋषभ जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सीखा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सीखे रहते तो हम नेक्स्ट जनरेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते, सत्ता में बने रहने की पॉलिटिक्स करते, लेकिन हमने सत्ता मोह को प्राथमिकता ना देते हुए लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखते हुए कार्य किया है। दूसरी बात सर, इतनी तो याददाश्त मेरी भी कमजोर नहीं हुई है ऋषभ जी, इतनी तो याददाश्त मेरी भी कमजोर नहीं हुई है। वो महाराष्ट्र की मुंबई की सुबह अभी भी मुझे याद है, और आप कह रहे हैं कि आप सत्ता के लिए नहीं कुछ भी करते। हमें भी याद है, हमने देश में इमरजेंसी जैसे हालात नहीं क्रिएट किए, हमने संवैधानिक तरीके से राज्यपाल के पास गए, हम साबित नहीं कर सकते, विपक्ष में बैठे। क्या हमने जबरदस्ती किसी पे आरोप किया? क्या हमने जबरदस्ती कानून थोपा? नहीं। हम अगर नहीं साबित कर पाए आंकड़ा तो विपक्ष में बैठे, तो आप उससे तुलना कैसे कर? ये बात ठीक है आपकी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जनादेश के तौर पे सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनकर आई थी, हम वहां पे गए थे। तो अगर सिनेरियो पढ़ेंगे मेजॉरिटी ऑफ पार्टी को, तो मुझे नहीं लगता कि हम उल्लंघन किया था। जो स्पष्ट रूप से कांग्रेस, आता हूं मैं आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है। रत्नाकर जी, संकट आपकी पार्टी में है, परिवार में है, ये बार बार बात हो रही है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ तो अपने घर में ही झगड़ा चल रहा है, बार बार अपने एमएलएज को रिजॉर्ट में ले जाना पड़ रहा है आपको, हर दिन परेशान रहते हैं। मुख्यमंत्री जी की नींद वैसे ही हराम हो रखी है। उत्तर पंजाब में आपने जिस तरह से सरकार खोई है अपनी, चुनाव से पहले ही अमरिंदर सिंह और नवजोत, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बराबर रहती है कि जिस प्रकार उसने कर्नाटक में हम लोग की सरकार और मध्य प्रदेश में हम लोग की सरकार नोट तंत्र के माध्यम से गिराने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस प्रकार राजस्थान में भी वो कोशिश करती रहती है। और ऑपरेशन लोटस, जरा ये भाई साहब बैठे हैं मेरे जो प्रवक्ता साथी हैं, वो जरा ऑपरेशन लोटस क्या चलाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में जरा डिटेल जरा बता देंगे। सर एक बात तो है ना, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, ऑपरेशन रत्नाकर जी आपकी बात को मान लेता हूँ, ऑपरेशन लोटस चला रही है सरकार, कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बिना सीट के, बिना वोट के तो नहीं बना रही ना सरकार। वो जहां भी बनाएगी, जैसे कहा ऋषभ जी ने कि महाराष्ट्र में नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए, देखिए राजस्थान में भी नहीं बना पाए हैं। हाँ, नहीं बना पाए ना, क्योंकि हम वहाँ पे एकजुट है, वहाँ पे हमको तोड़ नहीं पाए। ये खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर कोई विधायक नहीं खरीद पाते हैं तो फिर ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगाते हैं। आज देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हालत है, दो मंत्रियों को इन्होंने जेल में भेज दिया है, और आधी रात को एनसीपी को तोड़ करके और शपथ लेने का जो कार्यक्रम किया, पूरा देश ने देखा कि किस तरह से आपने
आपने सत्ता का लोलुपता जिसको बोलते हैं, वो सत्ता लोलुपता कितनी अधीर हो चुके थे आपकी, आपको चाहिए रत्नाकर जी सत्ता। एक बात समझाइए मुझे कि आपकी बात से मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार जाने वाली है। आप तमाम कारण गिना रहे हैं कि ऋषभ जी ने किस तरह से परेशान किया है आपको, इसका मतलब सरकार जाने वाली है। नहीं, देखिए संख्या बल के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार 145 विधायक चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक हैं। अगर 29 विधायक एकनाथ जी ले गए जो सूरत में, जो एकनाथ जी शिंदे जी भी जो लेके गए हैं, तो उसमें अभी तक खबर यही है कि 11-12 विधायक उनके साथ हैं। अब वो र्यूमर है कि 29 विधायक है कि 30 विधायक है, उसके लिए भी इनको अभी कम से कम 30 विधायक चाहिए। जो ये नाकाम हो जाएंगे उसको 30 विधायकों को अरेंज करने के लिए, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि हमारी सरकार अस्थिर है और सरकार गिरने की पोजीशन में। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शिवसेना के बड़े जो नेता हैं वो उनसे संपर्क में है और मान मनोवल का सब प्रोसेस चल रहा है, नाराजगी है उसको दूर कर दिया जाएगा। किस प्रकार अजीत पवार को इन लोगों ने तोड़ के लेके गए थे, बाद में अजीत पवार फिर से वापिस आ गए ना, उसी प्रकार ये भी होगा। इसका भी हश्र वही होने वाला है, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। जी ऋषभ जी, सूरत के होटल में कितने कमरे बुक कराए हैं आपने? देखिए, मुझे अपने साथी प्रवक्ता की बातों में बहुत खुशी आ रही है। अमूमन डिबेट में बहुत चिल्ला चिल्ली का माहौल रहता है, लेकिन आप जिस रूप से डिबेट करा रहे हैं, मजा आ रहा है इस डिबेट में। मैं एक विषय रखना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मना लेंगे, हम तोड़ने नहीं देंगे, तो ये अपनी बातों में ही स्वीकार कर रहे हैं कि इनके गठबंधन के विधायक कोशिशें घर तोड़ने की कोशिश बहुत बार किया आपने। हम अपने घर को कैसे तोड़ रही है? जब आप खुद कह रहे हैं मना लेंगे तो मनाया किसे जाता है जनाब? नहीं, लेकिन रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि 12 एमएलए हैं वहां पर शिंदे के साथ, शिंदे साहब के साथ 12 एमएलए हैं। आंकड़े तक पता है और हमें आंकड़े नहीं पता। अरे आपने ऋषभ जी आप बता दीजिए ना कितने रूम बुक कराए हैं मेरिडियन में? ऋषभ जी थोड़ा सा समझाइए ना, मैं आपको जानता हूँ। होगा कि ये इनको पता होगा कि कितनी गाड़ियां भेज रहे हैं उनको लाने के लिए। ये इनसे पूछे तो बेहतर। हम तो कभी किसी को तोड़ेंगे नहीं, जो हमारे साथ है उनका स्वागत है, संविधानिक तरीके से हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर हमारे पास आंकड़े जुटते हैं तो राज्यपाल है, देश में प्रतिष्ठान है, देश की संविधान के तहत हम उस पर कार्य करेंगे। लेकिन सीआर पाटिल साहब मिले हैं ना, सीआर पाटिल साहब की शिंदे साहब से बात हुई है ना, तो बताया होगा कि भाई कितना इंतजाम करना है, तो वो तो बताइए मुझे व्यवस्था क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इस मैटर पे जो नाराज हुए पार्टी के गठबंधन के नेता है वो बखूबी जवाब देंगे। अच्छा ये समझाइए कि क्या ये कामयाब होगा? जो नए राष्ट्रपति के चुनाव से पहले आप शपथ लेना चाहते हैं या उसके बाद होगा, या उसी के लिए एक्सरसाइज हो रही है? जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अभी तो राष्ट्रपति चुनाव है, उसके लिए भी वोट चाहिए, तो कुछ टूट जाएंगे तो ठीक रहेगा। जब संविधान हमें अलाउ करेगा, जब हमारे पास आंकड़े होंगे, उस समय हम शपथ जरूर लेंगे। ना किसी को तोड़ेंगे, ना किसी को तोड़ने की हमारी मंशा है। जी रत्नाकर जी अब बताइए। वो तो कुछ नहीं कर रहे, अब आपके एमएलए जाकर बैठ गए। नहीं, ये अगर मंशा नहीं होती है अगर तोड़ने की, तो आप ये खेला क्यों खेलते हैं? हर जगह तो आप खेला खेलते हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत जो हमारी चुनी हुई सरकार जनता के जनादेश का अपमान करके आपने नोट तंत्र को बढ़ावा दिया और वोट आपने नोट तंत्र के माध्यम से लोगों विधायकों को खरीदा और सरकार बनाई, ये सब लोगों ने देखा। और आप बैठ के यहाँ पे संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से इन लोगों का दो मुहा है। एक पर्दे के पीछे की इनकी एक्टिविटी कुछ और रहती है और पर्दे के सामने आके बैठ के कितना सच्चा और कितना स्वाभिमानी अपने आप को कहते हैं कि संविधान के तहत करेंगे, लोकतंत्र के तहत करेंगे। लेकिन इनकी जो क्रियाकलापें हैं, जो पीछे देखिए मुड़ के, तो वो सारी क्रियाकलापें यही हैं कि ये सत्ता लोलुप है, एन केन प्रकारेण ये सत्ता में विराजमान रहना चाहते हैं। रत्नाकर जी कहूंगा सिर्फ एक चीज कहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये हमें लाख परेशान कर ले, ये लाख कोशिशें कर ले, लेकिन हम पराजित नहीं होंगे। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। लेकिन आपने जितनी बातें बताई, अगर मैं उनको सबको सही मान लूं तो मुझे फिर ज्यादा लगता है कि आपकी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि आपके मन में, आपकी आवाज में, आपकी बातों में वो संकट मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपके सारे आरोपों को सही मानते हुए ये कह रहा हूँ कि यदि आपके आरोप सारे सही हैं। देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उनके विधायक टूट के गए हैं, लेकिन कहीं सरकार में तो आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे सरकार में। मैं आगे बोल रहा हूँ, वही आप ही की बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े की अगर बात देखी जाए, संख्या बल को देखा जाए, तो 169 महाविकास आघाड़ी में विधायक हैं
अगर और जनता और बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए, जो अगर 11-12 विधायक कूद के चले भी जाते हैं तो भी हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। हम संख्या बल के आधार पे अभी भी पूर्ण बहुमत में है और ये बागी विधायक अगर चले जाएंगे तभी भी पूर्ण बहुमत में रहेंगे। ठीक है, और ऋषभ ये सेना का अंदरूनी मामला है कि वो मना कर लाती है कि क्या करती है। जी ऋषभ जी, अब तो बताना पड़ेगा आपको, ये रत्नाकर जी ने चैलेंज कर दिया कि आपके पास एमएलए है नहीं, 12 एमएलए हैं, उससे काम होगा नहीं। या तो मुझे नंबर बता दीजिए कि कितने रूम नंबर आपने, कितने रूम्स बुक किए हैं, कितने एमएलए हैं, ताकि रत्नाकर जी को आज अभी हाथ क्या जवाब मिल जाए। मुझे लगता है रूम नंबर से बेहतर होगा मातोश्री से पता चले गाड़ी नंबर क्या है जो उनको लेने जा रहे हैं, ये बेहतर जवाब होगा। दूसरा बात, ये हमेशा एक विषय हमारे मित्र कह रहे हैं कि विधायक खरीदते हैं, विधायक तोड़ते हैं। सर एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से उनसे, आपने झारखंड के अंदर, मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड के अंदर अपने मधु कोड़ा को कितने में खरीदा था सर, या आप विधायक को कितने में खरीदते अगर आप रहते? तो ऐसा बातें करना चैनल पे बैठ के, मुझे लगता है देश के लोकतांत्रिक तरीके से, आप अच्छे पार्टी से आते हैं, लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि मर्यादा भूल जाए। तो विधायक आप कितने में खरीदते हैं पहले ये बता दें, हम तो नहीं खरीदे आज तक, कोई प्रूफ हो तो बता दीजिए हमने इतने पैसे दिए थे विधायक को। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है आप सच में बहुत परेशान हैं और आपकी परेशानी समझता हूँ। आपको आत्मचिंतन की जरूरत है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। और हमने ये इतिहास देखा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टी के साथ, चुनिंदे गठबंधन के साथ लंबे समय तक रही, मनमुटाव हुए, कुछ अलग हुए, कुछ जुड़े भी, लेकिन हमने कभी भी किसी गठबंधन को केवल सत्ता में आने के लिए, रहने के लिए हमने कभी उपयोग नहीं किया है। और आपने बिहार की अभी एग्जाम्पल दिया, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई बैठे हैं वहां पे, कि बिहार में हमने छोटे भाई को ही बड़े भाई की भूमिका में बैठा दिया। तो ये हमारा विचार दर्शाता है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात इन्होंने कही कि आपने वहां से शिवसेना को वैचारिक पार्टी जुड़ी हुई थी, उसको आपने अलग कर दिया, तो उस समय का समीकरण कुछ और था जिसके कारण ये मतभेद हुआ। लेकिन हम किसी के लिए रास्ते ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, सबका स्वागत है, सबका हम वेलकम भी करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम तोड़ जोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम वही पार्टी। रत्नाकर जी, प्रेम कुमार जी के पास आऊं मैं, एक सवाल कर रहा हूँ, 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। सर हम वही पार्टी है जहां अटल जी ने भरे संसद में कहा था, चिमटे से भी मैं वैसी सरकार चुना पसंद नहीं करूंगा जो हमारे आइडियोलॉजी को तार तार करे। ये मुझे अच्छा लग रहा है ऋषभ जी कि आप कम से कम एक आदमी है पार्टी में जिसको याद है कि अटल जी ने क्या बोला था। अटल जी ने एक चीज और बोला था। रत्नाकर जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को खबर मिली है, मेरे मित्र ने खबर दी है, हमारे रिपोर्टर ने, कि वहां से 5 कांग्रेस के विधायक भी शायद टूटकर जा सकते हैं उनके पास, ऐसी खबर है। थोड़ा सा इस पर आपको तो पता ही होगा, आप बता दें तो बेहतर है, या आपको नहीं खबर है ये भी बता दें। नहीं, इस तरह की कोई खबर मुझे अभी तक नहीं है। और हमारे विधायक जो है कहीं टूट के नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक साथ एकजुट खड़े हैं। रही बात, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अटल जी की बात कह रहे थे, अटल जी ने एक और चीज कही थी, वो शायद ये भूल गए मेरे मित्र बताना। अटल जी ने मोदी जी को, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करो। आज ये कितना राजधर्म का पालन कर रहे हैं जरा देख लीजिए, मित्र धर्म का पालन कर रहे हैं। अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को जो ये पूंजीपतियों में शामिल कर रहे हैं विश्व के, और जो है भारत की जनता जो गरीब होती जा रही है, तो ये मित्र धर्म का पालन कब छोड़ेंगे और राजधर्म का पालन कब करेंगे, जरा ये मेरे मित्र बता दें। जी प्रेम कुमार जी, आता हूँ ऋषभ जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, जब वाजपेयी जी की और बात सारी हो गई तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्रमोद महाजन ने कहा था, वोट कॉन्फिडेंस की डिबेट में, कि लोकसभा और विधानसभाएं जो हैं वो रोडवेज की बस नहीं है कि रुमाल रख दिया सीट से तो आपकी बस हो गई। यहाँ तो वोट से होता है, सीट से होता है, नंबर जो है नंबर ऑफ वोट से होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र की बस जो है बेस्ट में बीजेपी के लिए जगह बन गई है? देखिए विजय जी, प्रमोद महाजन जी ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र जो है ना, ये अंक गणित का खेल बन गया है। वही बात वो उन्होंने ये कहा था, और वाकई अभी की स्थिति में अंक गणित ही लगता है। लेकिन दो बातें मैं दोनों से बोलना चाहता हूँ, ऋषभ जी के लिए भी और रत्नाकर जी के लिए भी। ऋषभ जी के लिए यह है कि मैं भी झारखंड से हूँ, मैं भी जमशेदपुर से हूँ, और मुझे याद है कि कैसे जो रिश्वत कांड हुआ था, तो उसमें शैलेंद्र महतो जी को, जिन्होंने कहा था कि मेरे कंधे पर बंदूक रख करके वाजपेयी सरकार ने चलाया
बीजेपी ने चलाया, वाजपेयी सरकार क्षमा करेंगे, और उसको उनको फिर बीजेपी ने अडॉप्ट भी किया और बहुत दिनों तक अपने साथ रखे, यूज करने के बाद आज अब वो कहीं दिखाई नहीं देते बीजेपी में बड़े चेहरे के तौर पे। ये एक बात। ये दूसरा कि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सत्य पराजित परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन रत्नाकर जी, मध्य प्रदेश में आप क्या कहेंगे, गोवा में आप क्या कहेंगे, कर्नाटक में आप क्या कहेंगे? सब जगह या तो सत्य आपके साथ नहीं था, सत्य पराजित नहीं होता है तो जीता उनके साथ था। तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि महागठबंधन, महाअघाड़ी सरकार जो है, ये हम मानते कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बीजेपी की विचारधारा वाली शिवसेना को उसने अपने साथ जोड़ के एक गठबंधन बना लिया। दरअसल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बीजेपी को रिप्लेस करने के लिए जो पॉलिटिक्स होनी है, उसमें शिवसेना जैसी विचारधारा वाली पार्टी जो बीजेपी के करीब है, वही उनको टक्कर दे सकती है। ये महत्व है शिवसेना का। इस महत्व को बीजेपी नहीं समझ रही है और शिवसेना को दुत्कारती रही है। ये बीजेपी का जो है वीक पॉइंट है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ऋषभ जी के पास आऊँ, लेकिन मेरे को रत्नाकर जी एक नाम और आ गया। अभी तक महाराष्ट्र की चर्चा हो रही थी, ये झारखंड की चर्चा ऋषभ जी ने और प्रेम कुमार जी ने और कर दी। ऋषभ जी के दिमाग में झारखंड भी चल रहा है शायद, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। हाँ, देखिए क्या है, ये संभल के तो हम, देखिए क्या है, आज आप नोट तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खरीद फरोख्त की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे तो जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा आपको। और जनता सब देख रही है और सब जानती है। आने वाले चुनाव में वो समझ जाएगी। अभी मध्य प्रदेश का भी चुनाव होने दीजिए ना, मध्य प्रदेश का, कर्नाटका का चुनाव होने दीजिए। किस तरह से इन्होंने जो खेला था वहां पे, वो सब जनता इन पर माकूल जवाब देगी। तो जनता सर्वोपरि है, वो सब देखती है और सब जानती है और सही समय पे जवाब भी देगी। सर, जनता अभी समझ नहीं है आपको? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में? नहीं, देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले विगत कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी जरूर कमजोर रही है, लेकिन अभी हम लोगों ने नए सिरे से रिवाइव करने का जो काम किया है, जो चिंतन शिविर किया है, उसमें जो हमारी कमियां है उसके ऊपर चर्चा किया, बदलाव करने का काम किया, युवाओं को तवज्जो देने का काम किया है, जनता के बीच पहुंचने का काम किया है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में उसके बहुत दूरगामी परिणाम हमको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है, कभी हम भी 400 पार थे, आज बीजेपी भी 300 पार है। तो ऐसा ये नहीं है कि ये परमानेंट सत्ता में रहने वाले हैं। हम आएंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज इनका वक्त है तो कल हमारा वक्त हो जाएगा। जी ऋषभ जी, जनता सब देख रही है, रत्नाकर जी ने समझाया, और 415 वाली पार्टी 54 सीटों पर है, तो 303 वाली भी कहीं हो सकती है, ये उनकी बात है। और फिर इतना बेचैन क्यों होते हैं आप? 5 साल रहने देते महाराष्ट्र की सरकार को, चल रही है, चलने देते आराम से। कि हमारे कांग्रेस के बड़े भाई इतना आशा दिखाए हुए हैं कि नहीं ये बिल्कुल वापस आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा सर कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि हमें भी अच्छे टक्कर देने का मौका मिले। इन्होंने 2 विषय कहा अपने वक्तव्य में। पहला विषय इन्होंने कहा कि जनता पे के जनादेश को पे रहने दे विषय, और जनता पे छोड़ दे, जनता जवाब देगी। तो बिल्कुल सर, पूरे देश में जनता ही जवाब दे रही है। ये आप लोग ही हैं कि जनता के मतों को कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, तो कभी ईडी और सीबीआई का रोना रोते हैं। दूसरा विषय मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश का उल्लेख हमेशा ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपने क्या किया, मध्य प्रदेश में आपने क्या किया। मध्य प्रदेश में जो विधायक छूटे, मैं बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो विधायक छूटे वो वापस इलेक्शन में गए, ना कि वो विधायक कंटिन्यू करके गए। इलेक्शन में जनता ने ही उन्हें वापस से चुनकर भेजा। तो क्या आप जनता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जनता ने करोड़ों रुपए क्या विधायक के घर पहुंचाए थे, उनको जिताकर भेजा था? तो ये ऐसी बातें ना करें, अपने अंदर की कमियों को जरूर आकलन करें, तभी जाकर आप फिर से कहीं मजबूती से खड़ा होंगे। और जहां तक विषय आता है महाराष्ट्र की 5 साल बने रहने देना या तोड़ देना, मैं फिर से वही कहूंगा, हमारी पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी सोच वाली पार्टी है। सबका सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, लेकिन तोड़ने का काम नहीं करते हैं। आएंगे तो वेलकम है, संविधान के तहत हम स्वीकार करेंगे। और जहां तक इनकी बेचैनी बता रही है, तो मुझे लगता है इनके विधायक कहीं ना कहीं सच में टूट रहे हैं, इनको चिंता करने की जरूरत है। जी रत्नाकर जी, 2 बातें। पहली बात, ऋषभ जी कह रहे हैं कि कोई गन पॉइंट पे तो बुला नहीं रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनवाइट भी नहीं भेजा था आपको, इनविटेशन कार्ड कोई भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है कांग्रेस और शिवसेना को कि भाई आ जाइए एमएलए? देखिए, जब तक मैं ये कहूंगा कि जब
आदमी का व्यक्ति का व्यक्तिगत हित जब सर्वोपरि हो जाता है, पार्टी से बड़ा हो जाता है, तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। विधायक इस पार्टी से टूट के दूसरे पार्टियों में जाते हैं, तो इस तरह का जब तक ये प्रचलन चलेगा राजनीति में, तब तक इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो सर्वविदित है और लोगों ने देखा है, हर जगह लोगों ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, ये सोचने वाली बात है। और हम जहां तक बात है, हम जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जनता से जुड़े हुए जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसके ऊपर हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। आप भले ही हमारे कुछ विधायक कहीं पे खरीद के सरकार बना लीजिए, लेकिन अंततोगत्वा वहीं पे आएंगे, जनता के बीच में ही आएंगे। और हम पूरी पुरजोर तरीके से जो आपने आज अग्निवीर योजना जैसे योजना लेके आए हैं, अनप्लान्ड लॉकडाउन लेके आए, गलत जीएसटी लेके आए, तो ये सारी योजनाएं जो है कहीं न कहीं आप लेके आए जिसको जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस तरह की मुद्दों पे जो है हम जनता के बीच जाएंगे और आपकी जो सच्चाई है वो देशवासियों को बताएंगे। आप भले नोट तंत्र का बढ़ावा दीजिए और खरीद फरोख्त को बढ़ावा दीजिए, जनता आज नहीं तो कल उस चीज को समझेगी ही और कांग्रेस को फिर से सुन कर लाएगी। रत्नाकर जी माफ कीजिए, मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं। अरे अभी जीएसटी की चिंता छोड़ दीजिए, महंगाई की चिंता छोड़ दीजिए, अभी सरकार बचाइए ना। आपका फोकस सरकार बचाने पर नहीं है क्या? नहीं चाहते आप? सरकार को कोई खतरा नहीं है। देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो संख्या बल के आधार पे मैं साफ कह सकता हूँ कि अभी भी हम पूर्ण बहुमत सरकार में हैं। शिवसेना के विधायक गए हैं, तो अब हम क्या करें? तो शिवसेना और अब शिवसेना एक अलग पार्टी है, एक अलग एंटिटी है। अगर उसके घर में कोई नाराजगी है तो वो उसको हल करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहां तक महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जनता के हित के लिए बनी है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं और उस मुद्दे पे हम एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं और संख्या बल भी हमारे साथ है। हमारी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। जी प्रेम कुमार जी, थोड़ा समझाइए मेरे को। दोनों लोगों की बात में बहुत दम लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। अब मुझे बताइए, ये सरकार बचेगी गिरेगी? मुझे लगता है, देखिए ऋषभ जी का जो मुस्कुराहट है वो मुझे संकट लगाती है। रत्नाकर जी का जो कॉन्फिडेंस है वो कह रहे हैं कि नहीं बचेगी तो बचेगी। अब आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या होगा? देखिए विजय जी, मैं भी आपको बहुत संतुष्ट करने वाला उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है। और आपने कहा कि नुपुर शर्मा के केस से हटाने के लिए कहा गया कि अग्निपथ योजना, ये सारी बातें सही हैं भाई। जब जन विरोध होता है, जनता का विरोध से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक के बाद एक चीजें की जाती हैं राजनीति में, और अब भी की जा रही हैं। तो इसका कोई महाराष्ट्र सरकार हासिल हो जाए बीजेपी को या उद्धव सरकार गिर जाए, ये उपलब्धि हासिल हो या ना हो, लेकिन अग्निपथ योजना से डिस्ट्रैक्ट जरूर कर लिया जा रहा है। और ये जो पूरी महाराष्ट्र सरकार की कवायद है, इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ भी विधायकों का भी फायदा अगर हो जाता है तो ये राष्ट्रपति चुनाव में उनको मदद करेगा। इसलिए कोशिश पूरी है कि उद्धव सरकार गिरे, लेकिन ये सफल होगा इस बारे में हम तो कम से कम आश्वस्त नहीं है और ना आपको आश्वस्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी का बहुत शुक्रिया, ऋषभ तिवारी, रत्नाकर सिंह और मेरे सहयोगी मेहुल जाला का, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये संकट तो कितना कब खत्म होगा, क्या बढ़ेगा, क्या खत्म होगा, क्या सरकार जाएगी, इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। सरकार बच सकती है, सरकार गिर सकती है। राजनीति तो जो है कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, और खेल में कौन बाजी मार ले फिर वही बात होगी कि हार के जीतने वाले को जादूगर कहते हैं। इसका इंतज़ार हम लोग करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया से बने रहिए, हमारे पास खबरों का सिलसिला जारी है।